Dunyadari is brought to you by Infinix Hot 10 Play. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना पर मची हलचल से जुड़ी रिपोर्ट के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज आपको क्या बताएंगे? कोरोना के इलाज से जुड़े सामानों से पेटेंट राइट्स हटाने की मांग क्यों हो रही है और इससे विकासशील और अल्प विकसित देशों को क्या फायदा होगा। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि इस वक्त तीसरी दुनिया के देशों को वैक्सीन कैसे मिल रही है और जानेंगे युद्ध से तबाह हुए सीरिया में कोरोना के मामले इतने कम क्यों हैं। पहली खबर पेटेंट से जुड़ी है। इंटरनेशनल मेडिकल चैरिटी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स MSF इन्होंने अमीर देशों से एक ज़रूरी अपील की है। MSF ने कहा है कि अमीर देश कोरोना वैक्सीन पर से पेटेंट राइट्स हटाने की मांग का समर्थन करें ताकि वैक्सीन प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ाई जा सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की अगले हफ्ते की बैठकों में इसको लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका अक्टूबर 2020 से ही कह रहे हैं कि कोरोना के इलाज में जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उन पर से पेटेंट राइट्स हटा लेने चाहिए। ये सस्पेंशन तब तक रहना चाहिए जब तक दुनिया की अधिकांश आबादी को कोरोना की वैक्सीन नहीं लग जाती। पेटेंट राइट्स हटाने से क्या होगा? इससे टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च को आसानी से उसका आदान प्रदान किया जा सकेगा। जिन देशों में वैक्सीन बनाने की सुविधा है वो टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ वैक्सीन बना सकेंगे और इससे विकसित देशों पर उनकी निर्भरता कम होगी। वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दाम सबकी पहुंच में रखे जा सकेंगे। जल्दी वैक्सीन लगाने से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने से जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने भी कई बार ये सवाल उठाया है कि अब नहीं तो कब। लेकिन तमाम निवेदनों के बावजूद अमीर देश पेटेंट राइट्स हटाने की मांग के विरोध में है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देश शामिल हैं। अधिकतर वैक्सीन कंपनियां इन्हीं देशों में हैं। इन्हीं देशों के पास वैक्सीन की बहुतायत भी है। विकसित देशों में हर 4 में से एक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। अल्प विकसित देशों में यह आंकड़ा प्रति 500 व्यक्ति में से एक का ही है। अगर यही रफ्तार रही तो इन देशों में 2024 तक भी वैक्सीनेशन की ड्राइव पूरी नहीं हो सकेगी। वैक्सीन खेल रहे देशों के तर्क क्या हैं? उनका कहना है कि अगर पेटेंट राइट्स हटाए गए तो आगे निवेश मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। जानकारों का कहना है कि पेटेंट राइट न हटाने की सबसे बड़ी वजह दरअसल ये तर्क नहीं बल्कि वैक्सीन राष्ट्रवाद है। अमीर देश सबसे पहले अपने लिए कई गुना ज़्यादा वैक्सीन जमा करना चाहते हैं। इसके अलावा मुनाफा कमाने का लालच भी उन्हें पेटेंट राइट्स पर पीछे हटने से रोक रहा है। 14 अप्रैल को 170 से अधिक दुनिया के गणमान्य लोगों ने एक चिट्ठी लिखी। इसमें नोबेल विजेता और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। इस चिट्ठी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पेटेंट राइट्स हटाने की मांग का समर्थन करने की अपील की गई। इस खत का मजमून ये था कि इस वैश्विक महामारी को खत्म करने के लिए बाकी दुनिया के साथ वैक्सीन टेक्नोलॉजी शेयर करने की ज़रूरत है। इन लोगों ने उम्मीद जताई कि अमेरिका का नया नेतृत्व इस संकट में दुनिया के साथ खड़ा रहेगा। अगर ऐसा होता है तो फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का उत्पादन दूसरे देशों में भी हो सकेगा। जिस रफ्तार से नए म्यूटेंट सामने आ रहे हैं, वैक्सीन की मांग लगातार बढ़ने वाली है, इसलिए ये कदम ज़रूरी है। WTO की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मामलों की काउंसिल की बैठक अगले कुछ हफ्तों में होगी। अमीर देशों पर प्रेशर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो मुनाफे और ज़िंदगी में किसे तरजीह देते हैं। करोड़ों लोगों की जान इसी चुनाव पर टिकी है। ये तो हुई पेटेंट राइट्स की बात, जब हटे तब की बात। लेकिन प्रोडक्शन का नया सेटअप तैयार होने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है और अभी इस वक्त के दरमियान अल्प विकसित देशों को वैक्सीन कैसे मिल रही है? इसका रास्ता WHO, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस यानी कि GAVI और कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस ने मिलकर निकाला है। ये गठबंधन कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए गरीब देशों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचा रहा है। कोवैक्स क्या है? महामारी की शुरुआत में WHO, यूरोपियन कमीशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मिलकर एक्सेस टू कोविड टूल्स की शुरुआत की थी। इसका मकसद था दुनिया के सभी देशों तक कोरोना के इलाज से जुड़े संसाधनों को पहुंचाना। कोवैक्स इसी का एक पार्ट है। इसका फोकस कोरोना की वैक्सीन पर है। कोवैक्स में 170 से ज़्यादा देश शामिल हो चुके हैं। कोवैक्स के पास वैक्सीन कहाँ से मिल रही है? इस इनिशिएटिव के लिए 30,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं।
ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों ने सबसे ज़्यादा मदद की है। इन पैसों से वैक्सीन खरीदकर अल्प विकसित देशों तक पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा कुछ विकसित देशों ने भी कहा है कि वो अपनी सरप्लस वैक्सीन दान में देंगे। WHO ने कोवैक्स के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी दी है। कोवैक्स में 90% से ज़्यादा योगदान इसी वैक्सीन का होगा। अभी तक 102 देशों में 3.8 करोड़ वैक्सीन की खुराक पहुंचाई गई है। फिर भी गरीब देशों की 1% आबादी तक भी अभी वैक्सीन नहीं पहुंच सकी है। तमाम कोशिशों के बावजूद इन देशों में वैक्सीनेशन की ड्राइव तेज नहीं हो पा रही। इसकी कई वजहें हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अप्रैल में भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी वेव आई, जिसके बाद SSI ने वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा दी। इसके अलावा कई जगहों पर लॉजिस्टिक की कमी से वैक्सीन बर्बाद होने की रपटें भी आईं। इसके अलावा कई देशों ने साइड इफेक्ट्स का हवाला देकर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का इस्तेमाल भी रोका। कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए 2021 के अंत तक अल्प विकसित देशों की 20% जनसंख्या को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। WHO का तर्क है हर्ड इम्यूनिटी के लिए कम से कम 70% आबादी को टीका लगवाना जरूरी है। लेकिन इस 70% के आंकड़े तक हम कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए जवाबदेही तय करनी होगी, लेकिन इस जवाबदेही के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं दिख रहा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। सीरिया अरब स्प्रिंग के सबसे शुरुआती मोर्चों में से एक। 10 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। यहाँ सरकार नहीं बदली, हालात बद से बदतर हो गए। पहले सिर्फ बशर अल असद की तानाशाही थी। अरब स्प्रिंग के बाद इसमें और भी चीज़ें जुड़ गईं, मसलन सिविल वॉर, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन। 2011 से अब तक सीरिया में 3.88 लाख लोग इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। 2020 के बरस में फिर कोरोना का मोर्चा भी खुल गया। सीरिया में लॉकडाउन बहुत कम समय तक लगाया गया, क्योंकि कोरोना वायरस से ज़्यादा डर भूख से मरने का था। लॉकडाउन खुलने के बाद भी संक्रमण की दर बेकाबू नहीं हुई। सरकारी आंकड़ों में हालात सामान्य थे। अभी तक लगभग 22,000 संक्रमण और लगभग 1,500 मौतों के आंकड़े सरकारी फाइलों में दर्ज हुए। ये अविश्वसनीय था। सीरिया की 1/3 से अधिक आबादी, यानी कि लगभग 66 लाख की आबादी दर बदर भटक रही है। लाखों लोग भीड़भाड़ वाले कैंप में रह रहे हैं। उनके पास बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज नहीं। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार हुआ सरकार की घपलेबाजी से। कोरोना महामारी को 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। अभी तक सीरिया में सिर्फ 1,04,000 टेस्ट हुए। ये टेस्ट उन्हीं इलाकों में किए गए जहां पर सरकार का नियंत्रण है। कोरोना की रोकथाम के लिए सबसे बुनियादी उपाय है टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सीरिया सरकार ने उसको सिरे से गायब कर दिया। और ये इतने पर ही नहीं रुकी, उसने डॉक्टरों पर दबाव डाला। उन्हें कोरोना से होने वाली मौतों को हार्ट अटैक या सांस की बीमारी से जोड़कर दिखाने को कहा गया। इसके अलावा सैकड़ों लाशों को अनजान सामूहिक कब्रों में दफन किया गया। ये लीपापोती वाला सिस्टम उनके लिए था जो अस्पताल तक पहुंच गए। जो सरकार का विरोध करते हैं वे गिरफ्तारी के डर से अस्पताल तक नहीं गए, और वो लोग आंकड़ों में भी दाखिल नहीं हुए। यही हाल विरोधियों के नियंत्रण वाले इलाकों का भी रहा। 10 साल के सिविल वॉर में 600 से ज़्यादा अस्पताल तबाह हो चुके हैं। सीरिया का हेल्थ सिस्टम पहले से ही चौपट था, नए भार के लिए कतई तैयार नहीं, और सरकार ने इसे ठीक करने में दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, वैक्सीन हासिल करने में भी सीरिया बहुत पीछे छूट गया। उसने रूस से मदद मांगी। रूस सीरिया के सिविल वॉर में असद सरकार की मदद कर रहा है। उसने वहां अपना आर्मी बेस भी बना रखा है। लेकिन वैक्सीन देने में रूस टालमटोल करता रहा, क्योंकि उसे मुनाफा कमाना था। इसके लिए रूस ने इजराइल से डील की। तब जाकर इजराइल ने स्पुतनिक 5 की खरीदारी की और सीरिया को दान में दिया। सीरिया बिना इजराइल का नाम लिए इसे दोस्ताना मदद बताता है। इजराइल ने अपने दुश्मन देश की मदद क्यों की? आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है। कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कैदियों की रिहाई को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है, और उसी के एवज में इजराइल वैक्सीन की मदद दे रहा है। सीरिया को 5,000 वैक्सीन की पहली खेप मार्च 2021 में मिली। फिर वहां वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई। पहली खेप से हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें भी लेकिन असमानता है, क्योंकि विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों के हेल्थ वर्कर्स तक सरकार की पहुंच ही नहीं। उनके लिए क्या सुविधा है? उनकी उम्मीद टिकी है कोवैक्स फैसिलिटी पर। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। वैसे देश जहां की सरकारें अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें मुफ्त में इस प्रोग्राम के तहत वैक्सीन दी जाएगी। और इसी के तहत 21 अप्रैल को सीरिया के इदलिब में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 53,800 खुराक पहुंची। इदलिब विद्रोहियों का आखिरी ठिकाना है। ये सिविल वॉर से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। यहाँ 30 लाख से ज़्यादा लोग कैंप में रह रहे हैं। पहले चरण में फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए इस साल के अंत तक 20% आबादी को वैक्सीन लगाने का प्लान है।
तब तक अमेरिका और यूरोप के देश अपनी लगभग पूरी आबादी को वैक्सीन लगा चुके होंगे, ऐसा अनुमान है। सीरिया में अमेरिका और रूस दोनों लड़ाई और बर्बादी में भागीदार रहे हैं। वो हथियार परोसने में तनिक देरी नहीं करते, लेकिन वैक्सीन की बात आते ही आंख बंद कर लेते हैं। ये देश सक्षम है, इनके पास वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन इन्हें मुनाफा चाहिए और इसी लालच में इन्होंने मदद का दरवाज़ा बंद कर रखा है। विदेशी उकसावे पर अपनी तबाही का सामान तैयार करने वाले देशों के लिए ये आत्मविश्लेषण का समय है, ताकि देश और नागरिक अपनी अपनी जगह सलामत रहें। ये था आज की दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी कनाडा से है। कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली पैसेंजर फ्लाइट्स को बैन कर दिया। इन देशों से आने वाले कई यात्रियों में कोरोना संक्रमण पाया गया, जिसके बाद सभी कमर्शियल और प्राइवेट फ्लाइट्स पर 30 दिन की रोक का ऐलान किया गया। ये रोक कार्गो प्लेन्स पर यानी सामान की ढुलाई वाले जहाज़ों पर लागू नहीं होगी। क्यों ऐसा किया गया? ताकि वैक्सीन, पीपीई किट्स और दूसरे ज़रूरी सामानों की आपूर्ति बाधित न हो। 22 अप्रैल को भारत में कोरोना के 3.30 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। दुनिया के कई देशों ने भारत से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा रखी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी बढ़ते संक्रमण की वजह से भारत की यात्रा रद्द कर चुके हैं। दूसरी सुर्खी जापान से है। ओलंपिक मशाल दौड़ के प्रबंधन में लगा एक पुलिस अधिकारी कोरोना संक्रमित पाया गया। टोक्यो ओलंपिक से जुड़े किसी व्यक्ति के संक्रमित होने का ये पहला मामला बताया जा रहा है। ओलंपिक कमेटी ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने मास्क पहना था, किसी अन्य व्यक्ति के सीधे संपर्क में नहीं आया था। ओलंपिक गेम शुरू होने में 3 महीने का वक्त बचा है और फिलहाल जापान कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा है। 67 वर्षों के इतिहास में पहली बार टोक्यो मोटर शो को भी रद्द किया गया। 25 अप्रैल से टोक्यो और ओसाका समेत 4 बड़े प्रांतों में इमरजेंसी लगने वाली है और बहुत सारे लोग ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन करने या कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार और कमेटी कह रही है गेम्स होकर रहेंगे। आज की तीसरी सुर्खी रूस से है। रूस ने यूक्रेन के साथ लगी सीमा पर तैनात सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया। रूस अपनी सैन्य तैयारी की क्षमता की जांच कर रहा था। मीडिया रपटों के मुताबिक रूस ने डोनबास इलाके में 1 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात किए थे। इन सैनिकों को 1 मई तक अपने परमानेंट बेस पर लौटने के लिए कहा गया। इस तैनाती से घबराकर यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन और नाटो से मदद मांगी थी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। हालिया फैसले से स्थिति सुधरने की उम्मीद है। हालांकि रूस ने सैनिकों को हथियार सीमा पर ही रखने को कहा है, क्योंकि उनका इरादा साल के अंत में एक और मिलिट्री ड्रिल करने का है। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। सुरक्षित रखिए, सावधानियां बरतिए। शुभ रात्रि।